नमस्कार दोस्तों, एमबी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज से एमबी एजुकेशन पॉइंट आपके लिए यूपी पेट 2022 की क्लासेज स्टार्ट कर रहा है। आज हमारी आप पहली क्लास है। जितने भी लोग यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क बैच है। आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है और इसमें हम हर एक चैप्टर को आपको पढ़ाएंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के चलेंगे। और जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम आपको क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है और इसमें हमने लिया है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंतर्गत पहला चैप्टर हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक दिए गए, आना इससे 5 ही पॉइंट का है। अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो हर एक चैप्टर बहुत ही लेंथी है, तो इसको पढ़ना आसान नहीं है इतने कम समय में। तो हम हर एक चैप्टर को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को ले करके चलेंगे और हर एक फैक्ट को आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे हम इजीली अपनी परीक्षा पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान भी दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, एकदम निःशुल्क बैच है। जो भी साथी लोग हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमको कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, एक क्वेश्चन पूछा जाता है शुरुआत में ही, हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा क्या नाम है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग, अगर पता रहेगा तो हम लोग इजीली बता पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज़, इसका टाइम पीरियड क्या है। इसका टाइम पीरियड है 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के समय के बीच को हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन एक है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज करी गई थी। और कब करी गई थी? यह खोज करी गई थी 1921 में। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोज करी गई। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, यह कैसी सभ्यता है। यह एक प्रकार की कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं। तीनों पॉइंट के जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तीनों पॉइंट के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इसका टाइम पीरियड कितना, क्या से कब से कितना है, तो आपको ये भी याद रखना है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि इसकी खोज किसने करी। इसकी खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा 1921 में करी गई है। और चौथा पॉइंट हमारे पास है किस प्रकार की सभ्यता है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको 4 सभ्यताएं दी रहेंगी। तो आपको बताना रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कांस्ययुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता है। आगे चलते हैं। और नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सभ्यता के उत्तर में क्या है और सभ्यता के दक्षिण में क्या पड़ता है। तो हम देखते हैं कि भारत में सभ्यता का फैलाव, भारत में यह सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली। तो हम लेके चलते हैं। तो भारत में उत्तर में मांडा से ले करके दक्षिण में दाइमाबाद तक यह सभ्यता फैली हुई। और पूरब में आलमगीरपुर से ले करके यह पश्चिम में सुत्का गेडोर और पूरब से आलमगीरपुर से लेकर के सुत्का गेडोर पश्चिम तक फैली हुई है, यह सभ्यता है। तो इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र कौन सा है। तो पूर्वी क्षेत्र में आपका आलमगीरपुर आ जाता है। ऐसे पूछ सकता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है। तो दक्षिणी क्षेत्र में हम दाइमाबाद को लेकर के चलते हैं, और उत्तर में मांडा को लेकर के चलते हैं, और पश्चिम में लेकर के सुत्का गेडोर को। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हर एक परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से लोग उठाते हैं। तो पहला तो इसमें बात करते हैं सिंधु सभ्यता के स्थल, कौन सा स्थल किस राज्य में पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपसे पूछ लिया जाता है कि लोथल आपका भारत के किस राज्य में पड़ता है। आपको ऑप्शन दे दिया जाता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद, गुजरात, झारखंड, ऐसे करके ऑप्शन दे दिए। तो आपको पहचानना रहता है कि लोथल आपका किस जिला में पड़ता है। तो आपका जो लोथल स्थल है ये आपका अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लोथल अहमदाबाद गुजरात में। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि लोथल आपका किस राज्य में स्थित है, तो लोथल आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कालीबंगा।
कालीबंगा आपका किस राज्य में पड़ता है? तो कालीबंगा स्थल जो है वो आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास बनावली। बनावली जो पड़ता है वो आपका हिसार हरियाणा में पड़ता है। बनावली आपका हिसार हरियाणा में पड़ता है। और चौथा पॉइंट है रोपड़। रोपड़ आपका पड़ता है चंडीगढ़ पंजाब में पड़ता है। चारों पॉइंट जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसका आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिला, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो आपकी भाव चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है। और ये किस प्रकार लिखी जाती है? तो ये आपके दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो यह लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है और यह भाव चित्रात्मक लिपि है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भाव चित्रात्मक लिपि है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी है उसके बारे में बात कर ले। कभी कभी विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो से एक बड़ा स्नानागार मिला है। अब क्वेश्चन पूछ लिएगा मोहनजोदड़ो से क्या मिला है आपको? ऑप्शन में दे दिया जाएगा स्नानागार दे दिया जाएगा, मोहरे दे दी जाएंगी और मूर्ति दी जाएंगी। तो आपको बताना रहेगा कि मोहनजोदड़ो से आपको क्या मिला। तो मोहनजोदड़ो से बड़ा स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं? बड़े स्नानागार के साथ मिलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ माता की चलती थी और अब ज़्यादातर पिता की चलती है। और फिर से अब देख रहे हैं कि अब राशन कार्डों में माता का नाम होने लगा क्योंकि अब मात्र सत्तात्मक समाज का निर्माण किया जाने लगा है। तो पहले भी मात्र सत्तात्मक था और अब फिर राशन कार्ड में आप नाम देख ही रहे होंगे, मम्मी का सबसे ऊपर आता है। तो जाहिर सी बात है कि ये मात्र सत्तात्मक समाज की स्थापना करी जा रही है। और दूसरा चीज़, सिंधु घाटी सभ्यता में 4 वर्गों में समाज बटा हुआ था। 4 वर्ग कौन कौन से? उसमें था विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और शिल्पकार। ये चारों जो थे ये सिंधु घाटी सभ्यता में 4 वर्गों में विभाजित थे। और दूसरी चीज़, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊन और सूती दोनों प्रकार के वस्त्र को पहनते थे, उनको उपयोग करना आता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को वो ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। और इनके टाइम पे शवों को जलाने और दफनाने दोनों प्रथाएं थी। ये शव को जलाते भी थे और दफनाते भी थे। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनमें पूजा की बात करते हैं। तो ये लोग पूजा किसकी करते थे? तो ये लोग मात्र देवी की पूजा करते थे और वृक्ष पूजा भी ये लोग करते थे। कुबड़ वाले सांड की भी पूजा करते थे और नाग की भी पूजा करते थे। और सबसे बड़ी बात, इनकी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। मंदिर नहीं मिले थे लेकिन पूजा ये लोग करते थे और इनको मंदिर के साक्ष्य यहाँ नहीं मिले थे। और पूजा किसकी किसकी करते थे? माँ देवी की करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, कुबड़ वाले सांड की करते थे और नाग की पूजा करते थे, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले थे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में बात करती है। आर्थिक जीवन कैसा था? तो आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहली बात आती है कि फसलों के लेकर के चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में 9 प्रकार की फसलों की जानकारी मिलती है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की फसलों की जानकारी मिलती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन सी फसल पाई गई थी? 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से कोई एक उठा के दे दिया जाता और 3 कोई अलग दे दीजिए। तो आपको पहचानना रहता है कि हड़प्पा सभ्यता की कौन सी फसल है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत 9 फसलों की जानकारी मिलती है। तो वो 9 फसलें कौन कौन सी हैं? उन 9 फसलों में सबसे पहला तो आपका गेहूँ आता है, दूसरा जौ आता है, तीसरा कपास आता है, चौथा खजूर और तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। ये 9 फसलें हैं जो आपकी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सर्वप्रथम कपास की खेती की शुरुआत यहीं हुई थी। तो जो सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो विश्व में शुरुआत जो कपास की करी गई थी वो आपकी यहीं हड़प्पा सभ्यता से कपास की खेती की शुरुआत करी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी क्वेश्चन मान लो पूछ लेता है आपसे कि विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ से शुरुआत करी गई थी? तो वो आपकी शुरुआत करी गई थी हड़प्पा की सभ्यता से कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भेड़, बैल, बकरी आदि पालते थे। जो हड़प्पा सभ्यतावासी थे वो भेड़ को भी पालते थे, बैल को भी पालते थे, बकरी आदि को भी पालते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार करते थे। इनके टाइम पे सिक्के, पैसे, रुपये नहीं चलते थे। ये लोग वस्तु विनिमय द्वारा किसी चीज़ को प्राप्त करते थे एक दूसरे। अगर किसी को चीनी चाहिए तो वो उसको लकड़ी दे देता था और उससे चीनी ले लेता था। अगर किसी को लकड़ी चाहिए तो वो लकड़ी ले लेता था और उसको चीनी दे देता था। तो वस्तु विनिमय इस प्रकार का होता है, जिस चीज़ को जिसकी ज़रूरत होती वो उसको वहाँ जाके देता और उससे वो चीज़ अपनी ज़रूरत की ले लेता है। तो इसको वस्तु विनिमय कहते हैं। तो वस्तु विनिमय द्वारा यहाँ व्यापार किया जाता था। भारत में चांदी इसी सभ्यता में सर्वप्रथम पाई गई। क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको निम्नलिखित में से चांदी किस सभ्यता में सर्वप्रथम पाई गई थी और 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताना रहेगा। तो
याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही आपको चांदी के साक्ष्य प्राप्त होते थे। सर्वप्रथम चांदी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता प्रमुख स्थल प्राप्त। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि पूछ लेगा मोहरों के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए, तो आपको बताना रहता है। तो इस पे हम आपको स्थल दिए हैं और उस स्थल की खोज किसने करी है और कौन कौन से साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए, उन तीनों चीज़ों को मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे और इसको अच्छे से याद रखेंगे कि ये आने वाली परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आपका हड़प्पा। हड़प्पा जो है इसकी खोज करी थी दयाराम शाहानी ने करी थी। और हड़प्पा से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ से मिलते हैं तांबे की गाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, मोहरों पर एक श्रृंगी पशु के साथ मिलते हैं। मोहर जो थी उनके मोहर पे एक पशु था, उस पर एक सींग हुआ करती थी, इस मोहर के साक्ष्य इनको मिलते हैं। और तांबे की इक्का गाड़ी के भी साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है मोहनजोदड़ो की खोज करी थी राकाल दास बनर्जी ने करी थी। यहाँ से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं 3 मुख वाले देवता, जिसके 3 मुख होते हैं वैसे देवता के इनको साक्ष्य मिलते। और नृतिका की काष्ठ मूर्ति मिलती, एक नाचती हुई नृतिका की मूर्ति मिली थी, वो काष्ठ मूर्ति थी। और यहाँ से आपको विशाल अन्नागार और एक स्नानागार भी मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि हमें नाचती हुई नृतिका की काष्ठ मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो वो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास चन्हू दड़ो। इसकी खोज करी थी NG मजूमदार। और यहाँ से आपको मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं चन्हू दड़ो से। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मन के बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त होते हैं, आपको दे देगा कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, चन्हू दड़ो। तो आपको राइट आंसर लगाना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका चन्हू दड़ो, क्योंकि चन्हू दड़ो से ही आपके मन के बनाने के कारखानों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसकी खोज किसने करी थी? NG मजूमदार। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आपको बहुत ही सटीकता से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज करी थी आमलानंद घोष ने करी थी। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो होते हैं जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और ईंट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके? जुते हुए खेतों के ईंट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन में अगर पूछता है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा से ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इस कालीबंगा की खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी आमलानंद घोष ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कोटडीजी। इसकी खोज करी थी ध्रुवे ने। यहाँ से पत्थर के बाणग्रह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कोटडीजी में थे या ध्रुवे ने खोज करी थी। और यहाँ से पत्थर के बाणग्रह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि पत्थर के बाणग्रह के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होते हैं, तो वो आपका कोटडीजी से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही याद रखेंगे, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रंगपुर की बात करते हैं। रंगपुर की खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी SR राव ने। यहाँ से चावल के भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि चावल के भूसे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो चावल के भूसे के साक्ष्य आपके रंगपुर से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रोपड़। यज्ञदत्त शर्मा। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साथ प्राप्त होते हैं। रोपड़ की खोज करी थी यज्ञदत्त शर्मा ने खोज करी थी, और मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साथ यहीं से प्राप्त हुए थे। तो अच्छे से याद रखेंगे, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साथ कहाँ से प्राप्त हुए थे, वो रोपड़ से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लोथल। इसकी खोज करी थी SR राव ने खोज करी थी। और लोथल से हमें बंदरगाह के साथ प्राप्त होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो आपके लोथल गुजरात से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और फिर देखते हैं हमारे पास पॉइंट है बनावली की खोज करी थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी। मिट्टी का खिलौना और हल और जौ के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मिट्टी के खिलौने या हल या जौ किस स्थल से प्राप्त हुए थे, वो आपके बनावली से प्राप्त हुए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारा चैप्टर पहला कंप्लीट हो गया है और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसमें शामिल किया है। बहुत ही
अच्छे तरीके से आपके सामने प्रोवाइड किया है, और जल्दी इसका हम मॉक टेस्ट आपको इस वीडियो के बाद तुरंत प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप इसको पढ़ें और वो मॉक टेस्ट दें तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि हम आपको निःशुल्क पेट 2022 के सिलेबस आपको बहुत अच्छे से तैयार कराने वाले हैं। धन्यवाद।